हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। तो आज हम JCERT रांची द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पेपर 1 इकोनॉमिक्स विषय का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पे आने वाले दिनों में सभी सब्जेक्ट का क्लास 11 और 12 का स्पेशल क्लास होगा, वो भी GOA में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आज हम पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं कि यदि x वस्तु की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो देखिए, दो वस्तु का बात हो रहा है, वस्तु x है तथा वस्तु y है। कोई भी दो वस्तु मान लीजिए, बोल रहा है कि x वस्तु की कीमत कम हो जाएगा तो y वस्तु की मांग कम हो जाएगा। तो देखिए, ये वस्तु कहलाएगा प्रतियोगी वस्तु, या बोल सकते हैं इसको प्रतिस्थापन वस्तु। तो प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहेंगे? ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो चाय और कॉफ़ी। मान लो घर में चाय नहीं है तो क्या देते हैं, कोई भी मेहमान आता है कॉफ़ी दे सकते हैं ना। तो एक दूसरे के बदले प्रयोग हो रहा ना। जैसे मान लो चाय का कीमत कम हो गया तो कौन ज़्यादा किसको खरीदेगा? आदमी चाय को ही खरीदेगा ना, कॉफ़ी को खरीदेगा? पैसा दे के नहीं खरीदेगा। तो देखो, चाय का कीमत कम हो रहा, इधर कॉफ़ी को नहीं खरीद रहा, तो मतलब नहीं खरीदना मतलब उसका मांग कम हो रहा। तो इस पर का समझ में आया ना। ऐसे वस्तु जिसका मतलब एक वस्तु का कीमत कम होगा तो दूसरा का मांग भी कम होगा, तो होगा प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% कमी हो जाता है तो उसकी मांग में 8% की वृद्धि हो जाता है, तो मांग का कीमत लोच का मान क्या होगा। तो देखो, मांग का नियम क्या बताता है कि कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का कीमत जब कम हो जाता है तो उसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा आदमी खरीदने लगता है। तो मांग का लोच पूछा है तो कीमत में कमी और 5% का और मांगी गई मात्रा, या बोलो मांग बोलो, एक ही चीज़ है, 8% बढ़ जाता है तो मांग का लोच क्या होगा। मांग का लोच का फॉर्मूला होता है कि मांग में प्रतिशत वृद्धि बट्टा कीमत में प्रतिशत वृद्धि। तो कितना है मांग में प्रतिशत वृद्धि? 8 है, और कीमत में प्रतिशत ये परिवर्तन 5 है। तो 8/5 करेंगे, उसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.6। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगा। तो हम बता देना चाहते हैं, देखिए लोच में लोचदार क्या, लोचदार का सीधा संबंध मांग से होता है। मांग कि यदि किसी वस्तु का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से कम है तो ऐसा वस्तु क्या कहलाएगा? लोचदार। मतलब मांग में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होता है लोचदार में, किसकी तुलना में? कीमत की तुलना में। तो कौन सा वस्तु में ज़्यादा होगा? तो देखिए कि इसमें रेफ्रिजरेटर में होगा। क्यों होगा वो भी बता देते हैं कि देखो, रेफ्रिजरेटर की कीमत में यदि मान लो कम, थोड़ा सा भी कम आ जाए तो उसका मांग में जो वृद्धि होगा ना, कीमत जितना कम नहीं होगा उससे 2 गुना आदमी उसको खरीदने लग जाएगा, क्योंकि उसको हर एक लोगों को रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होता है। तो देखो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है ना, तो मांग में जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ लोचदार। और एक चीज़ दिमाग में बैठा ले, जहाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा, किसकी तुलना में? मांग की तुलना में, वहाँ होगा बेलोचदार। कीमत में ज़्यादा तो बेलोच, और मांग में ज़्यादा तो लोचदार होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना। तो रेफ्रिजरेटर सही हो जाएगा उसमें आंसर। फिर है निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के जी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगा। रेखा चित्र दिया है तो नीचे दिया गया है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन के नीचे
जी बिंदु पे बोल रहा है कि मांग की लोच क्या होगा। तो देखो ये है बिंदु विधि का क्वेश्चन है, बिंदु विधि में मांग का लोच क्या होगा बोला है। तो जी जो बिंदु है उसमें देखो कि नीचे बिंदु विधि में मांग का लोच का फॉर्मूला होता है मांग का लोच बराबर निचला भाग बट्टा ऊपर का भाग। तो निचला भाग देखो तो जी बिंदु से निचला भाग जी बी वो ज़्यादा है जी ए की तुलना में, और नीचे ज़्यादा है मतलब नीचे क्या है देखो ना मात्रा है, मात्रा मतलब मांग ज़्यादा है। अभी ये बताए जहाँ जहाँ मांग ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा मांग का लोच लोचदार। लोचदार का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक ना, मतलब एक से अधिक। तो 12 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि बीचों बीच रहता जी बिंदु तो दोनों तरफ बराबर आ जाता, तो मांग का लोच क्या होता इकाई के बराबर, या हम बोल सकते हैं एक के बराबर, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। देखो किसी प्रकार की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदना, देखो एक न ए नंबर जीवन रक्षक दवा। जीवन रक्षक दवा तो कीमत बढ़ेगा तो आदमी खरीदेगा, जरूरत ही नहीं होगा तो क्यों खरीदेगा भाई, ऐसे ही उसको खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु क्या होता है, जितना भी ज्वेलर का सामान सोना चांदी उसको कहा जाता है विलासिता की वस्तु। तो देखो उसका कीमत बढ़ेगा सोना चांदी का तो आदमी अधिक खरीदेगा, नहीं खरीदता है, देखना प्रैक्टिकली लाइफ का बात बता रहे हैं। फिर आवश्यक वस्तु का कीमत भी बढ़ जाएगा तो अधिक मात्रा में नहीं खरीदेगा, बढ़ेगा तो खरीदेगा जरूर लेकिन अधिक मात्रा में नहीं खरीदता है, जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदता, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर है गिफन वस्तु। तो गिफन वस्तु का कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उसको अधिक मात्रा में खरीदता है, ठीक ना, डी नंबर सही हो जाएगा। तो गिफन वस्तु क्या होता है उसको समझाते हैं। देखो गिफन वस्तु ना एक निम्न कोटि का वस्तु होता है जिसको उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है, मतलब उपभोक्ता सोचता है कि ये वस्तु अच्छा नहीं है, जैसे गेहूँ वगैरह, वो गिफन वस्तु है। और गिफन वस्तु में क्या होता है आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, मतलब कि ये व्यक्ति का आय बढ़ जाएगा ना तो गिफन वस्तु खरीदेगा, निम्न कोटि का वस्तु नहीं खरीदेगा। तब तो अच्छा अच्छा खाएगा ना, 5 स्टार होटल जाएगा जाएगा कि नहीं। लेकिन जब इसका कीमत जब बढ़ जाता है ना तो सोचता है अभी ये अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है तो कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग भी ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार गिफन वस्तु डी 13 का डी नंबर सही हो जाएगा। फिर यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगा। मान लो उपभोक्ता अपना आय का हिस्सा कहाँ ज़्यादा खर्च करता है बताओ ना। उपभोक्ता अपनी आय का हिस्सा ज़्यादातर अनिवार्य वस्तु में खर्च करता है, जो इसको ज़रूरत होता है उसी वस्तु में वो ज़्यादा खर्च करता है, अनिवार्य वस्तु जैसे चावल में खर्च करता है। तो देखो चावल में कैसा होगा और बेलोचदार होगा। बेलोचदार अभी बताए, बेलोचदार का संबंध किससे, कीमत, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा लेकिन मांग उतना नहीं बढ़ेगा, कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होगा मांग में कम परिवर्तन होगा। तो इससे ही होता है अनिवार्य वस्तु में, जैसे कि चावल में मान लो उसका कीमत बढ़ गया तो आदमी खरीदेगा लेकिन ज़्यादा नहीं खरीदेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदेगा ना, ज़्यादा खरीद के उसको सड़ाएगा क्या, घर में रख के नहीं सड़ेगा ना। तो इस प्रकार बेरोजगार सही हो जाएगा 14 नंबर। फिर औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो हम बता देना चाहते हैं। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसको हिंदी में बोला जाता है आयताकार परवलयी। क्यों होता है वो भी जान लीजिए, क्यों होता है रेक्टेंगल हाइपर, क्योंकि औसत स्थिर लागत वक्र का प्रत्येक बिंदु पर मांग का लोच एक के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है, तथा इसके अंदर बने चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। इसीलिए औसत स्थिर लागत वक्र कैसा होता है, आयताकार परिवलयी। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है। औसत उत्पाद कब बढ़ता है, तो देखिए औसत उत्पाद जब ए नंबर सही हो जाएगा, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद बढ़ता है, ठीक ना, ए नंबर सही। और औसत उत्पाद घटता कब है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, तब जो होता है ना औसत उत्पाद घटता है, मतलब सीधा सीधा सीमांत उत्पाद से संबंध होता है किसका, औसत उत्पाद से। यदि सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है अधिक है तो मतलब औसत उत्पाद बढ़ेगा, सीमांत उत्पाद कम है तो औसत उत्पाद घटेगा। और जब दोनों बराबर है सीमांत उत्पाद इक्वल टू औसत उत्पाद तो औसत उत्पाद अधिकतम होता है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन
कि कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है? जब सीमांत उत्पाद का मान कुल उत्पाद अधिकतम तब होगा जब सीमांत उत्पाद 0 होगा। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, जब सीमांत उत्पाद 0 होता है तो कुल उत्पाद अधिकतम सबसे ज़्यादा ऊपर, एकदम ऊपर रहता है। तो 17 नंबर का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, यदि कुल उत्पाद टीपी परिवर्तनशील साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र बताएं। तो औसत उत्पाद क्या होता है जानते हो? औसत मतलब ए और पी उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, एफ इजिकल टू टी पी बटा क्यू। ठीक ना, यह नंबर सही हो जाएगा, एफ इजिकल टू टी पी बटा क्यू। औसत उत्पाद क्या होता है? कुल उत्पाद तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा के अनुपात को ही बोला जाता है औसत उत्पाद। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सीमांत उत्पाद का सूत्र बोला है। सीमांत उत्पाद देखो, सीमांत उत्पाद में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो एम पी इजिकल टू डेल्टा टी पी बाई डेल्टा क्यू होगा कि कुल उत्पाद में परिवर्तन तथा परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन की अनुपात को बोला जाता है सीमांत उत्पाद। डेल्टा परिवर्तन को बताता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 नंबर का। फिर है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है। ठीक ना, क्या बोल रहा है? जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है, हाँ, तब औसत लागत क्या होगा? औसत लागत किससे कम हो रहा है? सीमांत लागत से ना। जब औसत लागत किससे? सीमांत लागत से कम होता है तो औसत लागत क्या होगा? और क्या कम हो रहा है इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा। औसत लागत कम हो रहा है किससे? सीमांत लागत से। तो जो औसत लागत होगा वो बढ़ेगा। ठीक ना, वो बढ़ता है। और जब औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा होगा तो औसत लागत घटता है, वो भी याद रखिए। तो ऑप्शन 20 नंबर का ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम में 3 अवस्था होता है। प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, द्वितीय अवस्था होता है घटते प्रतिफल की अवस्था, और तृतीय अवस्था होता है ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। तो 3 हो जाएगा सही। 22 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो देखो, औसत लागत वक्र का आकार होता है अल्पकाल में यू आकार का होता है, और सीमांत लागत वक्र का आकार भी यू आकार का होता है, उसको भी याद कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का उदाहरण? स्थिर लागत मतलब स्थिर साधन पर किया गया खर्च को ही बोला जाता है स्थिर लागत। तो कौन साधन स्थिर है? देखिए, स्थायी कर्मचारी का वेतन, बी नंबर प्रति इकाई बिजली बिल, 3 नंबर दैनिक मजदूरी का वेतन, डी नंबर कच्चे माल पर व्यय। तो देखा कौन स्थिर रह सकता है? स्थायी कर्मचारी ही जो है वो स्थिर रहेगा, वो मतलब कहीं जाएगा नहीं, और उसको डेली आना है। तो डेली आना है तो क्या है? स्थिर है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। 24 का देखो, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में जब बराबर हो जाता है, ठीक ना, औसत लागत और सीमांत लागत जब आपस में बराबर होता है तो औसत लागत क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है वो बिंदु पे। उसके बाद दोनों बढ़ जाता है, सीमांत लागत भी और औसत लागत भी दोनों बढ़ जाता है। तो 24 का क्या होगा? डी नंबर सही हो जाएगा, न्यूनतम होता है। फिर है 25 नंबर, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? उसको औसत आगम बोला जाता है ना। औसत आगम बोलो, औसत आय बोलो, औसत संप्राप्ति बोलो, एक ही चीज होता है मेरे दोस्त। तो क्या होता है कि प्रति इकाई जहाँ जहाँ आया ना, किसी भी चीज में प्रति इकाई आया तो वो औसत से संबंध होता है, वो दिमाग में प्रति इकाई मतलब आया तो औसत वाला ही सही होगा। औसत यहाँ बोला है उत्पादक को प्राप्त राशि, बेचने से प्राप्त राशि, तो औसत आगम हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही दूर करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना में कंजूसी ना करें, और सब्सक्राइब तो एक बनता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।